जितने भी सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यह MSN 1 का जितने भी सब्जेक्टिव है, मैं इससे पहले मास्टर वीडियो को यह सारे क्वेश्चन को एक बार देख लेना, पढ़ लेना जरूर चाहिए। हो सकता है इसको वीडियो से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं जितना होगा अच्छे से करेंगे। चलिए यह मैं बता दूं कि MSN 1 का है। प्रश्न कह रहा है कि OT रूम में, ठीक है ना, शल्य क्रिया कक्ष में OT में सर्जरी के दौरान सर्जरी दल का वर्णन करें। यानी हमसे पूछ रहा है कि सर्जरी टीम के बारे में वर्णन करें, ठीक है। OT में कौन कौन से सर्जरी दल में होते हैं उसके बारे में वर्णन करना है। सर्जरी की सफलता हेतु स्वास्थ्य कर्मियों, हेल्थ पर्सनल की एक टीम होती है जिसका सर्जरी से संबंधित कार्यों में बहुत बड़ा योगदान होता है। कहा जाए तो OT में जितने भी OT टेक्नीशियन हो गया, OT असिस्टेंट हो गया, ठीक है ना, उसके बाद एनेस्थेटिक डॉक्टर होते हैं, सर्जरी डॉक्टर होते हैं, नर्स होती है, इन सब का एक टीम होता है, फिजिशियन होते हैं, इन सब का एक टीम होता है। और सफल OT के लिए, ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए एक अच्छे स्वास्थ्य टीम, सर्जरी टीम का होना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे चीज़ों को आप लोग समझ लीजिए कि जो चीज़ें कहा गया है यहाँ पे कि इस टीम को सर्जिकल टीम भी कहते हैं। सर्जिकल टीम के सदस्य न केवल रोगी को इंट्रा ऑपरेटिव केयर मतलब सर्जरी के दौरान, बल्कि उसके लिए प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट एवं पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट का भी आधार तैयार करते हैं। सर्जिकल टीम के सदस्यों का वर्णन कुछ इस प्रकार है। देखिए, जिसका सर्जरी के संबंधों के कार्य में जो भी सर्जिकल टीम में होता है उनका सर्जरी में बहुत बड़ा योगदान होता है। और ये सर्जिकल जो टीम होते हैं इनका काम सिर्फ ये नहीं होता है कि सर्जरी के दौरान मरीज का देखभाल करना, बल्कि यह सेट करते हैं इंट्रा, पेरी और पोस्ट, तीनों तरह के यह आधार को सेट करते हैं, ठीक है। अब सर्जिकल में जो टीम शामिल होता है उसमें जो सदस्य होते हैं कौन कौन होते हैं देख लीजिए। पहला तो सर्जन होते हैं जो मेन होते हैं इस टीम का। सर्जन का काम है, यहाँ पे देख लीजिए, सर्जन सर्जिकल टीम का मेन मुखिया होता है। सर्जरी करने में मुख्य योगदान सर्जन का ही होता है। सर्जन सर्जरी करता है तथा टीम के अन्य सदस्य आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं, ठीक है। तो सर्जन मेन होता है। दूसरा होता है असिस्टेंट सर्जन। सर्जन के साथ में एक असिस्टेंट होते हैं जिनका काम होता है, असिस्टेंट सर्जन जो है सर्जरी के दौरान सर्जन को मदद करते हैं। यह भी सर्जरी के क्षेत्र में डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त किए होते हैं। ये भी डॉक्टर होते हैं, जो सीनियर सर्जन होते हैं वो सर्जरी करते हैं, और जो उनके असिस्टेंट डॉक्टर होते हैं वो सर्जरी में मदद करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। असिस्टेंट सर्जन हो गया। एनेस्थेटिक होते हैं। एनेस्थेटिक का काम है कि सर्जरी प्रारंभ करने से पहले लॉस ऑफ सेंसेशन यानी एनेस्थेसिया देना, ठीक है, उसे सुनपन उत्पन्न करना। एनेस्थेटिस्ट द्वारा रोगी को एनेस्थेसिया दिया जाता है। पूरी सर्जरी के दौरान एनेस्थेटी रोगी के वाइटल साइन, ऑक्सीजन, ब्लड सर्कुलेशन आदि को मॉनिटरिंग करता है तथा किसी भी प्रकार के असामान्यता परिवर्तन के आने पर तुरंत सर्जन को सूचित करता है। जैसे मान गए एनेस्थेटिक दिया गया, मरीज बेहोश हो गया, और बेहोशी में पता चले, बेहोशी होते होते ही दुनिया से ही बेहोश हो गया मरीज, तो ये दिक्कत है। सर्जरी उधर चल रहा है, इधर मालूम चलेगा पेशेंट गायब है, तो दिक्कत है। इसलिए जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं वह देखते हैं, हमेशा मॉनिटरिंग करते रहते हैं, पल्स का हमेशा उनके सारे चीज़ का मॉनिटरिंग करते रहते हैं। एनेस्थेसिया देने के बाद सर्जरी चलता रहता है, तब तक एनेस्थेटिक वहीं पे होते हैं, जो एनेस्थेसिया के डॉक्टर होते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। आगे होता है स्क्रब नर्स, ठीक है। चौथा कौन होता है उस टीम में? स्क्रब नर्स। यह रजिस्टर्ड नर्स होती है। यह नर्स जो है सर्जरी के दौरान सर्जन को असिस्ट भी करती है तथा उसकी आवश्यकता अनुसार उपकरण उपलब्ध कराती है और रोगी की स्थिति का नज़दीकी से ऑब्जर्वेशन करती है। स्क्रब नर्स गाउन, मास्क, कैप, ग्लव्स, शू, कवर आदि पहने हुए होती है तथा पूरी तरह जीवाणु स्टरलाइट फिल्म बनाए रखती है। तो स्क्रब नर्स वे नर्स होती है जो OT रूम में मौजूद होती है, जो सारे क्राइटेरिया को फिल करती है। गाउन, मास्क, सारे ड्रेस जो सर्जरी का होता है पहन के रहती है, बिल्कुल स्टरलाइट क्षेत्र बनाकर रखती है, ठीक है। पांचवा इसमें जो होती है वो सर्कुलेटरी नर्स होती है। यह भी एक रजिस्टर्ड नर्स ही होती है, परंतु यह स्टरलाइट फील्ड के बाहर काम करती है, मतलब यह रिसेप्शन काउंटर पर हो सकती है, ठीक है। यह नर्स स्क्रब नहीं होती है, ठीक है। आवश्यकता अनुसार सप्लाईज उपलब्ध करवाती है। यह नर्स प्रक्रिया का डॉक्यूमेंटेशन करती है, मतलब यह OT रूम से बाहर रहती है, ठीक है। यह देख रेख करती है कि OT को कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई फालतू का गेट ठक ठक ना करे, अंदर बाहर ना करे, मतलब यह डॉक्यूमेंटेशन तैयार वगैरह करके अंदर में दे
देती है ओटी में, ठीक है, इनका इतना ही काम है। और स्क्रब जो नर्स होती है वह अंदर में होती है, वह बिल्कुल स्टरलाइज फील्ड बना के रखती है, खुद मेंटेन करके रखती है। उपकरण वगैरह जो होता है वह डॉक्टर को देती है, यानी वह सर्जरी में सहायता करती है। समझ गए? तो ये हो गया आपका सर्जरी दल। समझ गए? छठा होता है सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। अब यह एक एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है जो कि स्क्रब नर्स की तरह कार्य करता है। यह सर्जरी के लिए विसंक्रमित वातावरण तैयार करता है तथा सभी आवश्यक सप्लाईज को एकत्रित करता है। सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट जो होता है यह देखता है कि भाई वातावरण बिल्कुल सुरक्षित रहना चाहिए, जितने भी चीज़ है सबको एकत्रित करके एक साथ रखा जाए, यानी यह स्क्रब नर्स के तरह ये हेल्प का काम करता है अंदर में, ठीक है। सातवां रेजिडेंट होते हैं जो शिक्षण प्राप्त करने वाले होते हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, वो सर्जिकल टीम के हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया सर्जिकल टीम, सर्जिकल दल समाप्त। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे चलते हैं। अब क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में ये पूछा जा सकता है कि दर्द का निर्धारण बताइए, दर्द का असेसमेंट कैसे करेंगे बताइए। चलिए देखते हैं। पेन असेसमेंट, दर्द का निर्धारण। रोगी को दर्द से आराम दिलाने के लिए दर्द का निर्धारण किया जाता है। दर्द का पेन असेसमेंट क्यों किया जाता है? ताकि मरीज को पेन के बारे में पता लगाया जाए कि मध्यम है या ज़्यादा है या कम है, तो उस अनुसार जो है उनका देख रेख किया जाए। तो पेन का निर्धारण मरीज को आराम दिलाने के लिए किया जाता है, ठीक है, ताकि उसकी तीव्रता व प्रकार का पता लगा सके, ठीक है ना। दर्द का आकलन करने के लिए निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। दर्द का आकलन असेसमेंट इसीलिए किया जाता है ताकि मरीज को आराम दिलाया जा सके, उसका निर्धारण करके कि किस प्रकार का दर्द है, कहाँ पे दर्द है, कितना तेज दर्द है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो दर्द का आकलन जो करना चाहिए उसमें निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। जैसे हिस्ट्री ऑफ पेन, पेन का इतिहास लेंगे, कितने समय से पेन है, ठीक है। दर्द का स्थल, दर्द कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दर्द की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ पेन, पेन कितना तेज से है, ठीक है। दर्द के बारे में रोगी का अनुभव क्या है, क्या एक्सपीरियंस है दर्द के बारे में। दर्द संबंधी ज्ञान व समझ, ठीक है। तो दर्द के आकलन करने में कुछ निम्न बिंदु है, जैसे हिस्ट्री ऑफ पेन, दर्द की इतिहास, दर्द का स्थल, दर्द का तीव्रता, दर्द के बारे में रोगी का अनुभव, दर्द से संबंधित ज्ञान और समझ क्या है मरीज का वो। तो ये कुछ बातें हैं जिससे हम आकलन कर सकते हैं कि हाँ दर्द कैसा है मरीज के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ बिंदु हो गया। अब दर्द का हम निर्धारण कैसे करेंगे? पेन असेसमेंट कुछ टूल होता है, तरीका होता है जिससे हम दर्द का निर्धारण कर सकते हैं। ये बिंदु तो ध्यान में रख के हम पता कर ही सकते हैं, साथ में दर्द के निर्धारण करने का कुछ तरीका भी है। चाहे कौन कौन सा है? तो पहला है न्यूमेरिकल रेटिंग पेन स्केल। कुछ ऐसे मापदंड बताए गए हैं जिसमें न्यूमेरिकल नंबर का इस्तेमाल किया जाता है दर्द के निर्धारण के लिए, ठीक है। इसमें दर्द के आधार पर 0 से 10 तक अंक दिए जाते हैं। 0 का अर्थ है कोई दर्द नहीं है, 1 से 3 तक का मतलब होता है मिल्ड पेन है, हल्का दर्द है, 4 से 6 तक का मतलब है मध्यम दर्द है, और 7 से 10 तक का मतलब है अत्यधिक सीवियर पेन है। तो न्यूमेरिकल नंबर बेस्ड जो होता है, न्यूमेरिकल रेटिंग जो होता है वह एक प्रकार से नंबर बेस्ड होता है। उसमें 0 से लेकर 10 तक नंबर होते हैं और वह नंबर दिया जाता है। 0 का मतलब कोई दर्द नहीं, 1 से 3 का मतलब हल्का दर्द, ठीक है, और 4 से 6 का मतलब मध्यम दर्द है, और 7 से 10 का मतलब तीव्र दर्द है, अत्यधिक दर्द है। तो ये नंबर देकर निर्धारण किया जाता है। दूसरा जो तरीका है वो होता है बोर बेकर फेस पेन स्केल, ठीक है। बोर बेकर फेस पेन स्केल का मतलब है कि इसमें चेहरे के प्रकार बनाकर दर्द का आकलन किया जाता है, ठीक है ना। तो बोर बेकर फेस पेन स्केल जो है यह पता किया जाता है फेस बनाकर। अलग अलग देखिएगा, दर्द में अलग अलग फेस का प्रकार होता है, तो वह फेस प्रकार बनाकर दर्द का आकलन किया जाता है, ठीक है। आगे है FLACC फ्लैश स्केल, ठीक है, फ्लैश स्केल। इसमें चेहरे, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, इसमें जो होता है फ्लैश स्केल में, FLACC स्केल में, इसमें चेहरे, पैर, एक्टिविटी, क्राइंग, संतावना के आधार पर दर्द का आकलन कर उसे 0 से 10 नंबर दिए जाते हैं। तो फ्लैश स्केल जो होता है इसमें भी 0 से 10 का इस्तेमाल किया जाता है, बट इसमें होता यह है कि इसमें जो देखा जाता है चेहरा का भाव, पैर, क्रिया, काम, रोना, संतावना, इन सब के आधार पर दर्द का आकलन किया जाता है, और 0 से 10 के बीच में जो नंबर होते हैं वो दिए जाते हैं और उस बेस पर दर्द का आकलन किया जाता है। तो दर्द का जो निर्धारण है 3 तरीके से मैंने बताया, एक न्यूमेरिकल रेटिंग के आधार पर, एक आपका फेस
ठीक है ना, बोंग बोंग बेकर फेस स्केल, और तीसरा फ्लैश स्केल के आधार पर। तीनों तरीका मैंने बता दिया पेन निर्धारण करने का। ठीक है, समाप्त हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, आपके सामने में है। ठीक है, यहाँ पे घाव की ड्रेसिंग के उद्देश्य एवं प्रकार बताएं। अब घाव के ड्रेसिंग कितने तरीके से किया जाता है, ठीक है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, ये पूछ रहा है। देखिए, ड्रेसिंग के जो उद्देश्य होते हैं, ड्रेसिंग क्यों किया जाता है घाव का, आप खुद से भी लिख सकते हैं इसका उद्देश्य। देखिए, बेहतर बहते खून को नियंत्रित करने या रोकने के लिए ड्रेसिंग किया जाता है। ठीक है, संक्रमण से रक्षा के लिए ड्रेसिंग किया जाता है, घाव को न बढ़े देने व ख़त्म करने के लिए ड्रेसिंग किया जाता है कि भाई ड्रेसिंग से घाव कमे और जो है घाव ख़त्म हो जाए। ठीक है, स्राव जैसे रक्त पीव आदि का अवशोषण के लिए जो है ड्रेसिंग किया जाता है कि जो पीव है, जो रक्त है, जो इधर उधर निकलेगा वह ड्रेसिंग में ही जो है ऑब्जर्व हो जाएगा, इसलिए ड्रेसिंग किया जाता है। घाव के ठीक होने में मदद करने के लिए, घाव के भरने में मदद करने के लिए जो है ड्रेसिंग किया जाता है। ठीक है ना, तो ड्रेसिंग बहुत सारे मायनों में मदद करता है, समझ गए। घाव को और ज़्यादा फैलने से रोकने के लिए जो है ड्रेसिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जान गए कि ड्रेसिंग के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, तो ड्रेसिंग के बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। संक्रमण नियंत्रित करना, घाव को बढ़ने से रोकना, ठीक है, रक्तस्राव को रोकना, पीप को रोकना, घाव को ठीक करना, ठीक है, घाव को बढ़ने से रोकना, बहते खून को नियंत्रित करना, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है हो सकता है। अब जो ड्रेसिंग के प्रकार होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं ड्रेसिंग का, तो चलिए ड्रेसिंग के प्रकार देखिए। ड्रेसिंग के प्रकार में एडहेसिव ड्रेसिंग मतलब चिपकने वाली ड्रेसिंग, ऐसा ड्रेसिंग होता है जो एडहेसिव चिपकने वाला होता है। यह गौज के महीन सूती कपड़े की होती है और चुसक इसमें ऑब्जर्वेंट होता है। यह फिर सेलुलेज पैड की चिपकने वाली होती है। ये मरहम पट्टियाँ अनेक आकार प्रकार के शरीर पर घाव के विभिन्नताओं के हिसाब से होते हैं। चिपकने वाला का मतलब होता है कि देखते होइएगा जैसे हैंडी प्लास जो होता है आराम से उसको चिपक जाता है हाथ में, उसी प्रकार से अलग अलग आता है जो आराम से जो है आपके घाव पर चिपक जाता है। ठीक है, तो यह जो है एडहेसिव होता है, जो गौज के महीन सूती का बना होता है, और जो ऑब्जर्वेंट होता है या फिर सेलुलोज पैड का चिपकने वाला होता है। यह अनेक प्रकार के घाव के विभिन्नताओं के हिसाब से अलग अलग आती है। ठीक है, दूसरा होता है विसंक्रमित ड्रेसिंग, जिसे स्टरलाइज ड्रेसिंग कहते हैं। यह विसंक्रमित ड्रेसिंग, स्टरलाइज ड्रेसिंग जो होता है, यह गौज की परतों या ऊनी सूती पैड से ढकी हुई रोलर पट्टी से जुड़ी हुई बनी होती है। बड़े घावों के लिए प्राथमिक चिकित्सा में इन विसंक्रमित मरहम पट्टियों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो आप लोग देखते होइएगा स्टरलाइज ड्रेसिंग जो होता है, यह गौज के परत या ऊनी सूती पैड से रोलर जो होता है, बेलनाकार जो पट्टी होता है वही पट्टी ये होता है, यह स्टरलाइज होता है जो फर्स्ट एड में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तीसरा है गॉज ड्रेसिंग। गॉज ड्रेसिंग होता है, यह गॉज ड्रेसिंग बड़े घावों पर काम की जाती है, यह बहुत ही नरम और लचीली होती है। ठीक है, तो तीन प्रकार एडहेसिव मैंने आपको फिलहाल बताया, एडहेसिव, स्टरलाइज, गॉज ड्रेसिंग। ठीक है, लिख दीजिएगा अगर पूछेगा तो, 5 नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हेमियोस्टेसिस के बारे में समझाएं। ठीक है, हेमियोस्टेसिस मानव शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर अवस्था में बनाए रखने की प्रक्रिया ही होमियोस्टेसिस कहलाती है। देखिए, होमियोस्टेसिस मतलब शरीर के आंतरिक वातावरण यानी शरीर के अंदर एक समान वातावरण बनाए रखने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसी को हम लोग होमियोस्टेसिस कहते हैं। होमियो मतलब समान, स्टेसिस मतलब अवस्था या स्थिति, समान अवस्था बनाए रखना शरीर के अंदरूनी हिस्सों में, यही जो है होमियोस्टेसिस कहलाता है। ठीक है, होमियोस्टेसिस प्रक्रियाओं के कुछ मुख्य उदाहरण हैं। क्या उदाहरण है देख लीजिए। पहला है, जब रक्त में इंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन का स्तर कम हो जाता है तो हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को उद्दीपित करता है। ठीक है ना, उद्दीपित करता है। प्यूटिड ग्लैंड उद्दीपक हार्मोन को स्रावित संबंधित इंडोक्राइन ग्लैंड को हार्मोन का स्रावन करने के लिए प्रेरित करता है। कहने का मतलब है कि शरीर में समान स्थिति बनाने, आंतरिक भागों में आंतरिक रूप से समान स्थिति बनाए रखने का मतलब होता है कि आपके बॉडी में अगर कोई हार्मोन का संतुलन बिगड़ रहा है तो मास्टर ग्लैंड का क्या काम होता है कि जो हार्मोन उत्तरदायी है उस ग्लैंड को वह निर्देश देता है कि भाई तुम रिलीज करो हार्मोन, यह यहाँ पे कम रहा है।
तो मास्टर ग्लैंड प्यूटरी ग्लैंड है, प्यूटरी ग्लैंड निर्देश दिया और जो हार्मोन को काम है वह जो है सीक्रेट होता है और जाके उस जगह पर पूर्ति करता है, जिससे समान अवस्था बना रहता है। तो होम्योस्टेसिस वही होता है कि जिस चीज़ को कमी हो उसको पूर्ति किया जाए, जिस चीज़ को ज़्यादा हो उसको कम किया जाए। इनको मेंटेन रखने का काम, यही प्रक्रिया जो चलता है इसी को होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपके बॉडी में कोई हार्मोन की कमी होगी, प्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह दूसरे ग्लैंड को भी निर्देश देता है कि कब हार्मोन रिलीज करना है, कब हार्मोन को कंट्रोल करना है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट कहता है कि जब शरीर का तापमान समान से कम हो जाता है तो इस स्थिति में विपरीत प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे त्वचा की कोशिकाओं को संकुचित हो जाना तथा स्वीट ग्लैंड की सक्रियता कम हो जाना। अब जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस स्थिति में कैसे उसको नॉर्मल लाना है, बॉडी के अंदरूनी भागों में, आंतरिक भागों में। ठीक है, अगर तापमान कम गया तो उसे कैसे बॉडी को मेंटेन करना है, यह सब जो है होम्योस्टेसिस प्रक्रिया के अंदर ही आता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिएगा, जब शरीर का तापमान समान से अधिक हो जाता है तो त्वचा में मौजूद डायलेट हो जाती है और भिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा शरीर में ताप हानि प्रारंभ हो जाती है। मान गया आपके शरीर में तापमान समान से अधिक हो जाता है तो अलग अलग क्रियाओं के द्वारा शरीर के हीट लॉस करना पड़ता है, बॉडी के हीट लॉस प्रारंभ हो जाता है। इसके साथ ही इस स्थिति में पसीने जो है ग्रंथियाँ सक्रिय, जो स्वेट ग्लैंड है वो सक्रिय हो जाता है और पसीना बाहर निकलने लगता है और यह पसीना वाष्पीकृत होता रहता है और इस प्रकार से हमारे बॉडी से ताप हानि होते रहता है, जिससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर संतुलित होता है। तो चाहे हार्मोन का संतुलन करना हो, चाहे बॉडी में तापमान का उच्च या निम्न स्तर को बनाकर रखना हो, इन सभी प्रक्रियाओं में एक समान स्थिति जो बना के रखने की जो प्रक्रिया है उसी को होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा एग्जाम्पल सहित समझा दिए। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने है, देख लीजिए। कहता है शल्य क्रिया पूर्व नर्सिंग देखभाल क्या है, सर्जरी से पूर्व रोगी के नर्सिंग देखभाल बताएं। अब ये क्वेश्चन हम क्यों लाए हैं, हम ये क्वेश्चन इसीलिए लाए हैं ताकि आपको हम दिखा दें कि सर्जरी से पहले क्या क्या, कैसे हम नर्सिंग प्रबंध लिखते हैं, सर्जरी के दौरान कैसे लिखते हैं, सर्जरी के बाद कैसे लिखते हैं। मैं आप लोगों को पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ, लेकिन जब मैं क्वेश्चन सब पढ़ा रहा था तो वहाँ पे सीधे 1 2 3 4 पॉइंट करके और 10 पॉइंट करके नर्सिंग प्रबंध बता देता था, सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद। लेकिन सभी में मैं ये ज़रूर बात कह रहा था कि आप लोग अच्छे से पहले 4-5 पॉइंट खोजिए सर्जरी से पहले की तैयारी, सर्जरी के दौरान 4-5 पॉइंट खोजिए, सर्जरी के बाद देखभाल में 4-5 पॉइंट खोजिए और उसके अंदर प्रबंध लिखिए, तब जाके आप बेहतर तरीके से मैनेजमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप नहीं कर पाए हैं तो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, ये क्वेश्चन सभी में लागू होगा। आप किसी भी सर्जरी वाले मरीज का प्री ऑपरेटिव देखिएगा, सर्जरी से पहले या पेरी ऑपरेटिव सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद, आप इन तरीके से आप आजमा कर, इन सारे पॉइंट को आजमा कर आप जरूर लिखिएगा, आपको बेहतर रिजल्ट होगा। ठीक है, अच्छा तरीका होगा। देखिए, सर्जरी से पूर्व देखभाल, सर्जरी के समय निर्धारित हो जाने लेकर रोगी को ऑपरेशन थिएटर में भेजने से पूर्व उसे जो देखभाल प्रदान की जाती है वह प्री ऑपरेटिव केयर में आता है। वे शल्य क्रिया पूर्व देखभाल वह सभी कार्य होते हैं जो रोगी को सर्जरी के लिए तैयार करने के लिए किए जाते हैं। तो सर्जरी जब निर्धारित हो जाता है किसी मरीज को कि हाँ इसे सर्जरी होना है, ठीक है, तो सर्जरी ओटी रूम में पहुंचाने से पहले जितने भी तैयारी किए जाते हैं वो सर्जरी से पूर्व देखभाल में होता है। ठीक है, अब सर्जरी से पूर्व देखभाल में नर्स की भूमिका क्या होती है, यही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ट्रेकियोस्टोमी के लिए, अपेंडेक्टोमी के लिए, ठीक है ना, उसके बाद जो है मैं बता दूं कोलोस्टोमी के लिए, ठीक है ना, मास्टेक्टोमी के लिए, या बहुत सारे सर्जरी मैंने पढ़ाया है, उन सभी सर्जरी में नर्सिंग प्रबंध आपको पूछता है कि सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद नर्सिंग देखभाल बताएं। तो आप इन तरीकों को इस्तेमाल कीजिएगा, आपको एक अच्छा स्टूडेंट बताएगा। ठीक है, देखिए कैसे सर्जरी, कोई भी सर्जरी हो, सर्जरी से पहले हम लिखित सहमति जरूर लेते हैं, रिटन कंसेंट जो है मरीज के अटेंडेंस से जरूर लेते हैं। तो आपको भी कोई भी सर्जरी हो लेना है लिखित सहमति। पहला पॉइंट, सर्जरी से पहले देखभाल में लिखित सहमति लेते हैं। ठीक है, लिखित सहमति में सर्जरी से पूर्व रोगी के होने वाले सर्जरी के बारे में बताना चाहिए, रोगी के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाने चाहिए। ठीक है, ये हो गया।
उसके बाद अगर रोगी 18 साल या खुद से हस्ताक्षर करने लायक नहीं हो तो उसके अटेंडर से करवाना चाहिए, ठीक है। दूसरा है रोगी को चिंता को कम करना चाहिए। सर्जरी से पहले जब रिटेन वाला काम हो जाए तो सर्जरी को लेकर मरीज उसके अटेंडर को बहुत सारे चिंता होने लगता है, तो चिंता को आपको कम करना चाहिए। चिंता को कम करने के लिए आप क्या क्या करेंगे, तो मनोवैज्ञानिक सहारा देंगे, उसके सवालों का सही जवाब, सकारात्मक जवाब देंगे, ठीक है। उसके साथ सही व्यवहार, विश्वास उसका जीतेंगे, हासिल करेंगे, ताकि उसका चिंता कम होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है कि रोगी के फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखेंगे। आप लोग देखते होइएगा अक्सर हॉस्पिटल में कि सर्जरी से पहले मरीज को जो है सारे चेक किया जाता है, तो उसमें उसका सलाइन वगैरह, फ्लूइड वगैरह सर्जरी से पहले ही चला दिया जाता है। तो पूर्व तैयारी में उसका फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बनाए रखने के लिए सर्जरी से पहले रोगी को जो है इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड को बैलेंस को लेवल रखना चाहिए। रोगी के पर्याप्त मात्रा में पानी पेय पदार्थ लेने के लिए कहना चाहिए। रोगी को आवश्यकतानुसार IV फ्लूइड प्रोवाइड करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो रोगी को NPO नील पर OS या नथिंग थ्रू द माउथ रखना चाहिए, ठीक है, समझ गए। चलिए, चौथा है रोगी को पर्याप्त पोषण प्रदान करना चाहिए। सर्जरी से पूर्व रोगी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन वाला डाइट देना चाहिए। आवश्यक हो तो मिल्ड लेक्जेटिव भी दिया जाता है। रोगी को रेशेदार भोजन पर्याप्त मात्रा में दे। रोगी को भोजन में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व दे। रोगी को ओरल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। तो ये पोषण के लिए आप जो जो चीज़ें कर सकते हैं सर्जरी से पहले सर्जरी लायक कर सकते हैं। पाँचवा है रोगी के कीमती सामान। सर्जरी से पहले रोगी जितना भी कीमती सामान पहन रखा हो हटा देना चाहिए। जैसे सर्जरी से पूर्व कीमती आभूषण हटा दे। सभी आभूषण को रोगी के संबंधी को सौंप कर हस्ताक्षर ले ले, ताकि बाद में कोई क्लेम ना करे। यदि किसी छोटे गहने को हटाया जा ना सके तो उन पर जो है ड्यूराप्लास्ट लगा दें, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। आगे है छठा है, देख लीजिए, रोगी के सर्जरी साइट को तैयार करती है। रोगी को सर्जरी साइट को तैयार करती है। सर्जरी को साइट को तैयार करने में बाल का साफ करती है, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से जो है साफ करती है, ठीक है। ये सारे चीज़ करना पड़ता है, ठीक है ना, ये चीज़ों को ध्यान में रखिए। सातवां है सर्जरी से पूर्व की तैयारी में एनीमा लगाना, कैथेटर लगाना, एसेप्टिक तकनीक का ध्यान रखना, ठीक है, डॉक्टर के आदेश का पालन करना, ठीक है ना, सारे चीज़ के बारे में सर्जरी से पूर्व तैयार कर लेती है, ठीक है। रोगी को सर्जरी की प्री मेडिकेशन, सर्जरी से पहले डॉक्टर जो भी लिखे हैं वो दवाइयाँ दे देनी चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन जो ऑर्डर है उसको अच्छी तरह से पढ़ ले, ठीक है। प्री एनेस्थेटिक चेकअप के लिए कहना चाहिए। एनेस्थेटिक दवा रोगी को प्रदान करनी चाहिए, जैसे डाइजापाम, लोरेजापाम, ठीक है। एंटीबायोटिक की AST जांच अवश्य करवानी चाहिए। प्री मेडिकेशन प्रदान करने के बाद उन्हें पेशेंट केयर चार्ट में अवश्य नोट करनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, ओके। उसके बाद पेशेंट से रिलेटेड सभी प्रकार के फाइल तैयार करनी चाहिए, जिसमें आपका सारा एडमिशन डेट वगैरह, चेकअप वगैरह टोटल चीज़ें लगा होता है एडमिशन के साथ में, समझ गए। उसके बाद सर्जरी से पूर्व की एक तैयारी होता है। सारे तैयारी होने के बाद रोगी को OT में भेजा जाता है, समझ गए। सारे ड्रेस वगैरह, गाउन वगैरह पहनाने के बाद मरीज को OT रूम में भेजा जाता है, IV वगैरह लगाकर सेट करके, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपके होता है सर्जरी से पहले की तैयारी। तो आप देखें हैं यहाँ पे सारे पॉइंट में आपको चीज़ें लिखा गया है। इसी प्रकार से लिखा जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट, तो अच्छा तरीके से लगता है। तो ये तो सर्जरी से पहले क्या है, इसी प्रकार से सर्जरी के दौरान भी करते हैं। सर्जरी के दौरान ये चीज़ें दिया गया है जो सर्जरी रूम में किया जाता है। इंट्रा ऑपरेटिव देख लीजिए, सर्जरी के दौरान यह सुनिश्चित किया जाता है कि रोगी वही है जो हम सर्जरी करना है, ठीक है। क्योंकि जो आप OT रूम से पहले आप जो मरीज को रखे हैं, OT में दूसरा वहाँ पे डॉक्टर है, तो दोनों को कन्फर्मेशन होना ना चाहिए, तो पहचान जरूरी है। रोगी को सही स्थिति प्रदान करें जिस स्थिति में सर्जरी होना है। रोगी को फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट संतुलन देते रहें, समझ गए। रोगी को नियमित अवलोकन करते रहना चाहिए। ये सब सर्जरी के दौरान OT में एनेस्थेसिया देने के दौरान सारे चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। शैल कक्ष का वातावरण अनुकूल बनाए रखना चाहिए। शैल क्रिया के तुरंत बाद ऑक्सीजन वगैरह, एयरवे वगैरह चेक कर लेना चाहिए कि मरीज को कोई श्वसन में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, IV फ्लूइड वगैरह में, ठीक है। उसके बाद रोगी को रिकवरी रूम में स्थानांतरित करना चाहिए लास्ट में, ठीक है। अब जब स्थानांतरित कर देते हैं, OT से डिस्चार्ज कर देते हैं, तो भेज देते हैं हम लोग रिकवरी रूम में। अब जब रिकवरी रूम में मरीज जाता है तो उसका जो है देखभाल होता है
सर्जरी के बाद वाला में। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने बता दिया। अब सर्जरी के बाद में इसी प्रकार से पॉइंट में हम लिखते चलेंगे, जो जो चीज़ें ज़रूरी होगा पॉइंट में उसको हम सेट करेंगे, और उन चीज़ों को कैसे डील करेंगे, दो दो चार चार लाइन सब में लिखा है, उसी प्रकार से आपको भी लिख देना है। तो ये मेन चीज़ें मैं आपको यही बताना चाहता था कि कैसे सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद चीज़ों को लिखते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आता है एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बार पूछा गया था फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी ये क्वेश्चन है, लेकिन क्या बदलाव हुआ है कि रूल्स ऑफ 5 पूछता था, गिविंग मेडिकेशन का 5 रूल पूछा जाता था, 5, लेकिन अब की बार 10 रूल पूछा गया है। तो मैं 10 रूल आप लोग को पढ़ा देता हूँ, हो सकता है आप लोग से 10 रूल पूछ दिया जाए एडमिनिस्ट्रेशन का, मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन का। देख लीजिए, देखिए राइट ड्रग, सही दवा, पहला है सही दवा, दूसरा है राइट पेशेंट, सही मरीज, सही दवा होनी चाहिए, सही मरीज होनी चाहिए, सही डोज होनी चाहिए, राइट डोज होनी चाहिए, ये सब रूल है। राइट रूट, अब सही मार्ग से आपको देना चाहिए दवा, राइट टाइम, सही समय पर दवा देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है 5 हो गया राइट टू रिफ्यूज, अब जो दवा है मरीज का मन होगा तो उसे रिफ्यूज भी कर सकता है। ठीक है, या आप नर्स, एज ए नर्स आप चाहें तो अगर नहीं ज़रूरी लगे तो आप उसको भी रिफ्यूज कर सकते हैं, यानी दवाई रिफ्यूज करने का अधिकार मरीज के पास है, ज़बरदस्ती दवाई आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, हाँ ये अलग की बातें हैं, आपको लगे कि हाँ ठीक है ये दवा से कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं है तो आप उसे रिफ्यूज कर सकते हैं, तो राइट टू रिफ्यूज है। और उसके बाद है राइट नॉलेज एंड अंडरस्टैंड, अब आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, जितने भी डिस्पेंसेज होता है, प्रिस्क्राइब है, दवाई देने का एडमिनिस्ट्रेशन का जो तरीका है, इन सब चीज़ों का सही समझ और सही ज्ञान होनी चाहिए। ठीक है, तो राइट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे राइट क्वेश्चन और चैलेंजेज, आपको हमेशा जो है क्लिनिकल जजमेंट रिक्वायर्ड यू टू आस्क क्वेश्चन, रेज एनी डाउट और क्वेश्चन अबाउट द मेडिकेशन बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग, हमेशा जो है आपको मरीज को दवाई देने से पहले उससे क्वेश्चन करने के लिए देना चाहिए स्वतंत्रता, कि दवाई के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में जो है क्वेश्चन वो कर सके मरीज। ठीक है, इसका जो है राइट है उससे, समझ गए। राइट रिस्पांस और आउटकम, आपको ये देखना है कि दवाई का रिस्पांस कैसा है, कैसा उसका रिजल्ट आ रहा है, इन चीज़ों को ध्यान देना है आपको, समझ गए। उसके बाद होता है राइट एडवाइस, राइट एडवाइस के मतलब सही जानकारी, सही सलाह दवाई के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ड्रग के बारे में आपको मरीज को प्रोवाइड करनी होगी। तो यह 10 चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखना है। अब ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर करके नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल 10 पॉइंट है, 10 रूल्स आपसे पूछा जा सकता है। इससे पहले 5 ही रूल पूछता था, ठीक है ना, आपसे 10 रूल पूछेगा, 10 रूल आप लिख दीजिएगा, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 10 रूल में क्या क्या है, ठीक है, आप लोग एक बार अच्छे से इसको रिकैप कर लीजिएगा, हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे आता है कि ब्रेन ट्यूमर क्या होता है। देखिए मेनिंजाइटिस पढ़ा चुके हैं, एन्सेफेलाइटिस पढ़ा चुके हैं, ब्रेन से रिलेटेड, तो एक ब्रेन ट्यूमर भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछता है, तो सोचे हैं पढ़ा देते हैं। ब्रेन ट्यूमर होता है कि मस्तिष्क ब्रेन के सेल के एबनॉर्मल, अनियंत्रित तथा अनकंट्रोलेबल जो है वृद्धि होना ब्रेन ट्यूमर कहलाता है। ब्रेन ट्यूमर का मतलब क्या है कि ब्रेन में के किसी भाग में जो सेल है वह अनकंट्रोल, अनियंत्रित रूप से वृद्धि करना, ठीक है, असमान तरीका से वृद्धि करना, जिससे वह ट्यूमर के रूप में बढ़ते जाता है, वही जो है आपका ब्रेन ट्यूमर कहलाता है। ठीक है, चलिए देखिए ट्यूमर के मतलब ही होता है, कहीं भी ट्यूमर बनेगा मतलब वह सेल ही, बॉडी का सेल ही वह ट्यूमर बना रहा है अनकंट्रोल रूप से, एबनॉर्मल रूप से, ठीक है ना, तो ये चीज़ें होता है, समझ गए। कारण क्या होता है इसका, तो देखिए कारण होता है जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, कुछ वायरस संक्रमण भी हो सकता है, या एक्सपोजर, किसी चीज़ का एक्सपोजर हो सकता है, जैसे वेनाइल क्लोराइड का एक्सपोजर, या चोट के कारण भी ट्यूमर बन जाता है, तो ये भी चीज़ें आपके होते हैं। ठीक है, लक्षण में क्या होगा, सिर दर्द हो सकता है, दौरे आ सकता है, चलने में परेशानी हो सकता है, बोलने में परेशानी हो सकता है, चक्कर आ सकता है, और कॉन्शियस में, चेतना स्तर में बदलाव हो सकता है। तो ब्रेन के रिलेटेड जितने भी फंक्शन है गड़बड़ा सकता है ट्यूमर होने से, चलने फिरने में समस्या, मूवमेंट में समस्या, ठीक है ना, सिर दर्द, दौरे आना, चक्कर आना, चेतना में गड़बड़ी, ये सब चीज़ें हो सकता है ब्रेन ट्यूमर के लक्षण में। निदान में क्या क्या होगा, तो निदान में हिस्ट्री लिया जाता है कि कब से है, क्यों है, कैसे हुआ, शारीरिक परीक्षण किया जाता है, सीटी स्कैन, खोपड़ी का एक्सरे किया जाता है, एमआरआई, ईईजी जो कि ब्रेन के लिए होता है, और बायोप्सी का टेस्ट संभव है। ठीक है,
उपचार में क्या क्या चीज़ें हो सकता है? उपचार में ट्यूमर के लिए रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी दोनों चलता है, पता है आपको। और लास्ट में एक सर्जरी होता है, क्रेनियोटॉमी, सर्जरी द्वारा ट्यूमर को निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका ब्रेन ट्यूमर हो गया समाप्त। ओके, चलिए अब आता है यहाँ पे लंबर पंक्चर, एलपी। एलपी को लंबर पंक्चर कहता है, क्वेश्चन पूछा भी गया है, पूछा भी जा सकता है इस बार। लंबर पंक्चर जो होता है, लंबर पंक्चर एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है, जिसमें आपके स्पाइन में, जो स्पाइन होता है, बैकबोन में जो स्पाइन है, उस स्पाइन के लंबर के जो सब आर्केनोइड स्पेस होता है, सब आर्केनोइड, ठीक है ना, सब आर्केनोइड स्पेस में, ठीक है ना, एक इंजेक्शन के द्वारा CSF फ्लूइड जो है निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है? तो अलग अलग कारण हो सकते हैं, जांच के लिए, निदान के लिए या अन्य उद्देश्य के लिए निकाला जाता है, और यही प्रक्रिया जो है आपको लंबर पंक्चर कहलाता है। ठीक है, चलिए समझ गए चीज़ों को। निर्देश की बात किया जाएगा, मतलब कब लंबर पंक्चर किया जाता है, कब आपके स्पाइनल में इंजेक्शन लगाया जाता है। तो निर्देशक होता है कि जब ICP लेवल कम करना, मान के किसी को क्रेनियल में ICP लेवल बढ़ जाए, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाए, जिससे मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह होने लगता है ICP बढ़ने से, तो उसको कम करने के लिए जो है CSF बढ़ता है, तो क्रेनियल प्रेशर भी बढ़ता है। तो CSF को कम करने के लिए जो है यह इंजेक्शन लगाकर उसमें से फ्लूइड निकाला जाता है। ठीक है, रोग के निदान, कोई संक्रमण है, कोई रोग है, मेनिंजाइटिस वगैरह है, तो उसको जो है निकाल कर जाँच करने के लिए भी ये चीज़ होता है। CSF जांच, अगर CSF पर्सनल जांच करना है तो उसके लिए भी होता है। स्पाइनल एनेस्थेसिया देने हेतु, स्पाइनल एनेस्थेसिया स्पाइन में देने के लिए भी स्पाइन के सब आर्केनोइड स्पेस में इंजेक्शन लगा के उसमें एनेस्थेसिया दिया जाता है। ठीक है, बेहोशी किया जाता है सर्जरी के लिए। मैंने बता दिया मेनिंजाइटिस के जांच के लिए। और औषधियों को प्रवेश, इंट्राथेटिकल जो होता है, जो आपके स्पाइन में इंजेक्शन दे के दवाई दिया जाता है, तो औषधियाँ प्रवेश कराने के लिए भी जो है आपको ये चीज़ें किया जाता है। तो अलग अलग काम है, दवाई देना हो, जांच करना हो, स्पाइनल एनेस्थेसिया देना हो, CSF का जांच करना हो, कुछ भी करना हो स्पाइनल से जुड़ी हुई, तो इसी स्पाइनल में आपको लंबर पंक्चर किया जाता है। ओके, इसका जटिलता क्या होता है एलपी का? तो जटिलता यही होता है कि इससे पीठ दर्द उत्पन्न हो सकता है, सिर दर्द उत्पन्न हो सकता है, ICP लेवल ज़्यादा घट सकता है, अगर ज़्यादा फ्लूइड निकल जाएगा तो स्पाइनल तंत्रिका चोट, यानी स्पाइनल नर्व में चोट लग सकता है, उससे इंट्राक्रेनियल में संक्रमण हो सकता है, और शारीरिक तापमान आपको बढ़ा हुआ हो सकता है। तो एलपी करने से ये सारे जटिलता उत्पन्न हो सकते हैं। ओके, आगे है लंबर पंक्चर से पूर्व नर्सिंग देखभाल। तो वही चीज़ें हैं, जिस प्रकार से पूर्व सर्जरी देखभाल करते हैं उसी प्रकार से पूर्व देखभाल इसका भी करेंगे। ठीक है, और लंबर पंक्चर के दौरान जो चीज़ें होता है देख लीजिए, लंबर पंक्चर के दौरान क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। प्रक्रिया के लिए रोगी को लैटरल रिकम्बेंट स्थिति प्रदान करें। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि एलपी के लिए मरीज को किस पोजीशन में रखते हैं, तो लैटरल रिकम्बेंट पोजीशन में। ठीक है, सिर के नीचे, कमर के नीचे व दोनों घुटनों के बीच में तकिए का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कोई आरामदायक स्थिति अनुभव हो। ठीक है, बाकी प्रक्रिया के दौरान स्थिति में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, अन्यथा सुई इधर से उधर लग सकता है। प्रक्रिया के दौरान CSF नमूनों को 3 पात्रों में एकत्रित करके प्रयोगशाला में भेजना चाहिए, अगर आप निदान के लिए निकाल रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद प्रक्रिया के बाद रोगी के वाइटल साइनों को जांच करके चेतना स्तन का भी जांचना चाहिए। रोगी के सुपाइन स्थिति में लिटाना चाहिए। रोगी को प्रक्रिया के 8 से 12 घंटे बाद उठने की सलाह देनी चाहिए, क्योंकि जो स्पाइन में इंजेक्शन लगता है वो थोड़ा सा मोटा इंजेक्शन होता है और बड़ा इंजेक्शन होता है, और वह प्रोसेस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। थोड़ा भी दिक्कत होगा तो स्पाइनल में इंजरी कर सकता है। ठीक है, तो एक अच्छे डॉक्टर ही इसको करते हैं, समझ गए। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे आता है थोरासेंटेसिस के बारे में। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए थोरासेंटेसिस होता क्या है। थोरासेंटेसिस यह भी एक प्रक्रिया है, जिस प्रकार से एलपी लंबर पंक्चर एक प्रक्रिया है किया जाता है, उसी प्रकार से थोरासेंटेसिस भी एक प्रोसीजर है जो किया जाता है मरीजों के निदान के लिए, उपचार के लिए या दवाई के प्रवेश कराने के लिए। ठीक है, देखिए इस प्रक्रिया में चेस्ट वाल, छाती के भीति यानी छाती के भीति से होते हुए प्लूरल कैविटी में एक सुई जो है लगाई जाती है। जिस प्रकार से पीछे से स्पाइन में इंजेक्शन लगाते हैं, उसी प्रकार से जो है थोरासेंटेसिस में छाती का जो बाल्ब होता है ना, जो दीवार है,
ऊपर से ही समझ लीजिए, ऊपर से ही साइड से छाती में इंजेक्शन को लगाया जाता है और प्लूरल कैविटी में जहाँ पे फेफड़ा का गुहा है वहाँ तक इंजेक्शन को प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, एवं इंजेक्शन लगाया जाता है प्लूरल कैविटी में और उस प्लूरल कैविटी से द्रव व वायु को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, उस प्लूरल कैविटी में जो भी द्रव भरा हो, जो भी वायु भरा हो, उस इंजेक्शन के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। इसका उपयोग या तो डायग्नोसिस के लिए या उपचार दोनों के लिए किया जाता है। इसका उपयोग प्लूरल कैविटी में द्रव, पस, वायु भर जाने पर फेफड़े व अन्य रोगों के निदान हेतु किया जाता है। देखिए, थोरासेंटेसिस मतलब नाम से ही जुड़ा है कि थोरेटिक कैविटी में इंजेक्शन डालकर वहाँ से जो भी चीज़ें हो, चाहे द्रव हो, पस हो, वायु हो, निकाला जाता है। अब वह इसलिए निकाला जाता है या तो उसमें पानी भर गया हो तो उसके उपचार के लिए, या वहाँ से थोड़ा सा उपचार निकाल कर जाँच करवाना हो तो जाँच के लिए किया जाता है। समझ गए? तो ये सारे चीज़ जो है किया जाता है। समझ गए? चलिए देखते हो, या किसी के छाती में पानी भर जाता है, डॉक्टर कहता है कि इसका पानी निकालना पड़ेगा, तो वही प्लूरल इफ्यूजन ही करके, प्लूरल इफ्यूजन रहता है जिसमें से ये थोरासेंटेसिस करके निकालते हैं डॉक्टर। ठीक है, ये नर्स वगैरह नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन जानना जरूरी है। प्रक्रिया प्रोसीजर में क्या क्या होता है इसमें रोगी को, ठीक है, देख लीजिए। इसमें होता यह है कि रोगी को जो है सीधा बैठा दिया जाता है। ठीक है, वह भुजा तथा कंधों को हल्का सा उठाकर रखा जाता है। जो हाथ होता है ना, हाथ भुजा, उसको एक साइड थोड़ा सा उठा के रखा जाता है, क्योंकि डायरेक्ट बीच में जो है इंजेक्शन नहीं जो है लगाया जाता है, साइड से लगाया जाता है। ठीक है, बाँह के साइड से। ठीक है, यदि रोगी बैठने में असमर्थ हो तो उसे अप्रभावित साइड में लिटा दिया जाता है। अगर मान गया किसी साइड में अगर पानी नहीं भरा हो, किसी दूसरे साइड में पानी हो, तो जिस साइड में नहीं है उस साइड से लेटा देना चाहिए। ठीक है, बिस्तर का सिरा जो है, हेड जो है 45 डिग्री कोण पर उठा दिया जाता है। वक्ष भेदन यानी वही थोरासेंटेसिस वाले स्थान की त्वचा को पूर्णतः अपुतिता अथवा संक्रमण से मुक्त कर लेते हैं, यानी जो भी सोल्यूशन हो, बेटाडीन वगैरह जो भी सोल्यूशन हो, उसे अच्छी तरह से साफ करते हैं। ठीक है, वक्ष भेदन सुई को निचली पसलियों के भाग में मध्य स्थान में धीरे से प्रवेश कराते हैं। जो इंजेक्शन होता है उसको पसली जो है, रिब्स जो है, उसके बीच में, पसली के नीचे यानी मध्य भाग में, बीच में। अब पसली पर आप इंजेक्शन भोंकिएगा तो हड्डी है, उसमें थोड़ी ना जाएगा अंदर, तो दो पसलियों के बीच में गैप रहता है, तो उसमें जो है हम इंजेक्शन को क्या करेंगे, धीरे से प्रवेश कराते हैं। सुई के प्लूरल स्थान में पहुंचने पर सिरिंज का पिस्टन को खींचकर प्लूरल द्रव को कलेक्टिंग बोतल में इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो जब आपके प्लूरल कैविटी में आपका इंजेक्शन चला जाता है तो आपको पता चल जाएगा, उसमें द्रव आने लगता है। ठीक है, खींचिएगा पिस्टन को तो यही थोरासेंटेसिस होता है। अब ये थोरासेंटेसिस जान गए, तो इसी प्रकार से पैरासेंटेसिस होता है, जो है पैरासेंटेसिस होता है आपके पेरिटोनियल कैविटी से द्रव निकालने के लिए। ठीक है, यानी पेट वाले हिस्से से अगर पेट में पानी भर गया हो तो उसके लिए पैरासेंटेसिस होता है। समझ गए? तो उसको भी इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलीलिथियासिस। कोलीलिथियासिस कहने का मतलब होता है कि पित्ताशय में जो पित्त होता है ना, उसमें पथरी का निर्माण होना। पित्ताशय में पथरी का निर्माण होना कोलीलिथियासिस कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ कैलकुलस या स्टोन इन द गॉल ब्लैडर इज नोन एज कोलीलिथियासिस। समझ गए? पित्ताशय में पथरी का निर्माण होना कोलीलिथियासिस कहलाता है। और पित्ताशय में गोल ब्लैडर में होने से बहुत ज़्यादा जो है आपको दिक्कत हो जाता है, अगर ये गायब नहीं होगा तो, नहीं ठीक हुआ तो, क्योंकि यह डायरेक्ट आपको जो है पित्त नली को ब्लॉक करेगा और जो पित्त है वह बहुत ज़्यादा ख़राब कर देगा, आपके लीवर को भी डैमेज करेगा, बार बार आपको जॉन्डिस वगैरह पकड़ेगा और यह जो है दिक्कत करने लगता है। ठीक है, इसलिए गॉल ब्लैडर के स्टोन ज़्यादा दिक्कत देता है। समझ गए? ऐसे तो दिक्कत आपको किडनी वाला भी देता है। कारण क्या है? कारण यही है कि हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम का मात्रा जैसे ही बॉडी में बढ़ेगा तो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में यह जो है आपको किसी न किसी में स्टोन बना देगा। क्रॉन्स डिजीज, लीवर सिरोसिस, लीवर का रोग, मोटापा, ठीक है, उसके बाद मधुमेह, डायबिटीज, पित्त नली में अवरोध होना, कोलेस्ट्रॉल स्तर बढ़ा होना, ये सब रीजन होता है आपके जो है किसी भी प्रकार के पथरी होने का। मोटापा हो गया, ठीक है ना, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना, पित्त नली में अवरोध होना, मधुमेह होना, ठीक है ना, धूम्रपान करना, क्रॉन्स डिजीज, हाइपर कैल्सीमिया, लीवर सिरोसिस, ये सब आपके होता है स्टोन होने का कारण। ठीक है,
लक्षण क्या होता है अब आप लोग खुद जानते हैं। किसी को स्टोन अगर हो जाए तो उसको क्या क्या लक्षण होगा, वो भी गोल ब्लैडर में। तो पेट में अचानक तेज दर्द होगा, डकारे आएगा, आफरा आएगा, पीलिया आएगा, ठीक है, मिट्टी के रंग जैसा मल होगा, वजन कमने लगेगा, बुखार होगा, जी मचलेगा, उल्टी होगा। आप लोग देखिएगा कि जिसका भी अगर स्टोन होता है उसको गैस वगैरह बहुत बनेगा, ढकार वगैरह बहुत होगा, मन उल्टी की तरह होता है, समझ गया, वजन कमने लगेगा, बुखार होगा, पेट में तो खैर दर्द होता ही है। तो ये सारे चीज़ जो है होने लगता है। इसका निदान क्या होता है, तो निदान में जांच में वही होता है, ये देखिए कोई भी बीमारी में निदान लिखना हो तो हिस्ट्री टेकिंग, शारीरिक परीक्षण, ब्लड जांच, ये 3 चीज़ें तो लिख ही दीजिएगा तो सही हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद पेट में समस्या है तो अल्ट्रासाउंड लिखिएगा, एक्सरे लिख दीजिएगा, एब्डोमिनल सीटी स्कैन लिख दीजिएगा, सही चलेगा, समझ गए। ओरल कोलिसाइटोग्राफी, मल की जाँच, पेशाब की जाँच, ये सब आपका होता है जाँच में, ओके। आगे उपचार की जांच की, देखिए उपचार निदान लिखना हो ना तो पहले ये देख लीजिएगा कि समस्या किस जगह पर है। ब्रेन में हो ब्रेन में होगा, सीटी स्कैन संभव है, एक्सरे संभव है, ईईजी संभव है, ठीक है। और ब्लड टेस्ट, शारीरिक जांच, इतिहास, ये सब तो फिक्स है ही 3 जांच किसी में भी, समझ गए। अब आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या क्या चलता है ऐसे मरीजों को जिसमें जो है स्टोन हो जाए। तो ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक देते हैं संक्रमण से बचाने के लिए, जैसे ओफ्लॉक्सासिन, एमिकासिन, निडाजोल, ठीक है। खुजली एवं रक्तस्राव को रोकने के लिए विटामिन के देते हैं। और ऐसे मरीज जिसमें स्टोन हो तो उसे कहते हैं कि भाई तुम कम फैट वाला भोजन करो, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है तो और दिक्कत देगा, समझ गए। दर्द अगर हो रहा हो तो उसे कम करने के लिए डाइक्लोफेनिक, ट्रामाडोल देते हैं। पथरी को घोलने वाला दवाई, पथरी को तोड़ने वाला दवाई होता है यूडीसीए, जिसे यूरोडिऑक्सीकोलिक एसिड कहते हैं। सीडीसीए होता है जिसे केनोडिऑक्सीकोलिक एसिड होता है, काफ़ी प्रचलित है ये, यूडीलिव के नाम से आता है, आप लोग बहुत ज़्यादा जानते होंगे, जिसे यूरोडिऑक्सीकोलिक एसिड कहते हैं। यह पथरी को तोड़ता है, ठीक है। या ईथर। उसके बाद सर्जरी में लिथोट्रिप्सी होता है, इसमें लेजर के द्वारा गल ब्लैडर स्टोन को तोड़ा जाता है। लेजर के प्रभाव से बड़े स्टोन टूट जाते हैं एवं बाइल जूस के साथ में आहार नाल के रास्ते मल के बाद जो है बाहर निष्कासित हो जाते हैं। तो लेजर वाला थोड़ा सा महंगा सर्जरी होता है, सब जगह होता भी नहीं है, समझ गए। आगे है, यदि स्टोन बहुत ज़्यादा मल्टीपल संख्या में हो, आकार में बड़ा हो तो संपूर्ण पित्ताशय को शल्य क्रिया द्वारा शरीर से निकाल दिया जाता है, जिसे कोलिसाइस्टेक्टोमी कहते हैं। तो देखिए अगर स्टोन बार बार बन रहा हो, मल्टीपल में हो, तो उस कंडीशन में आपका दवाई काम नहीं करता है, तो लास्ट में आपके टोटल पित्ताशय को ही जो है निकाल दिया जाता है, जिस सर्जरी को कोलिसिस्टेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिसाइसेक्टोमी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको अब पढ़ना है, एग्जाम देना है। मैंने जितना हो सका कोशिश किया हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं।